नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के हमारे इस 47वें सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर पर नजर डालेंगे जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। जी हाँ, गुप्त काल। हमारा ध्यान रहेगा गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए और उनसे जुड़ी खास तथ्यात्मक जानकारी पर। बिल्कुल। ये जानकारी आप देखिए यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए और ऐसी ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए काफी काम की हो सकती है। हाँ, ये तो है। हमारी कोशिश रहेगी कि तथ्यों को इस तरह समझें, मतलब जैसे एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ विषय की गहराई में उतरता है। बिल्कुल सही कहा। गुप्त काल मोटे तौर पर कहें तो 320 से 550 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत में फला फूला। अच्छा। इसकी नींव रखी थी श्रीगुप्त ने, लेकिन साम्राज्य का जो असली वैभव था, जो विस्तार था, वो बाद के शासकों के दौर में सामने आया। तो जानकारी का आधार क्या है हमारे पास? देखिए, हमारे पास उस समय के शिलालेख हैं, सिक्के हैं और फाहियान जैसे जो यात्री आए उनके छोड़े हुए विवरण हैं। ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है संस्थापक श्रीगुप्त से। इनके बारे में हमें क्या पता है, क्या थे ये? श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनका शासन संभवतः काफी सीमित था। सीमित मतलब कितना? मतलब आज के बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा रहा होगा। जो शिलालेख मिले हैं उनमें इन्हें महाराजा कहा गया है। महाराजा? हाँ, महाराजा। अब ये उपाधि सम्मानजनक तो है, पर ये वो शाही संप्रभुता नहीं दिखाती जो बाद के गुप्त शासकों जैसे चंद्रगुप्त प्रथम में मिलेगी। वो महाराजाधिराज थे। अच्छा, तो ये फर्क था। जी, तो लगता है कि श्रीगुप्त एक स्थानीय या क्षेत्रीय शासक रहे होंगे। संभवतः किसी बड़ी शक्ति जैसे बाद के कुषाण वगैरह उनके अधीन सामंत भी हो सकते हैं। पर इनका मुख्य योगदान यही है कि इन्होंने उस वंश की नींव रखी जिसने आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। यानी एक शुरुआत, भले ही छोटे पैमाने पर। जी। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच का नाम आ गया है। क्या उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया इसे? हाँ, घटोत्कच ने अपने पिता की विरासत को मतलब आगे बढ़ाया और गुप्त शक्ति को थोड़ा और संगठित किया। अच्छा। उन्होंने भी महाराजा की ही उपाधि धारण की। सच कहूं तो इनके शासनकाल की बहुत ज्यादा ठोस जानकारी हमारे पास है नहीं। इनका जिक्र मुख्य रूप से बाद के जो गुप्त अभिलेख हैं उनमें वंशावली बताते हुए आता है, जिसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है। हाँ, तो इन्हें हम एक तरह से श्रीगुप्त और आने वाले जो महान शासक हैं उनके बीच की कड़ी मान सकते हैं। एक ट्रांजिशन फेज जैसा। बिल्कुल, एक संक्रमणकालीन शासक जिन्होंने स्थिरता बनाए रखी, शायद थोड़ी शक्ति बढ़ाई भी हो, पर कोई बहुत बड़ी सैन्य विजय इनके नाम पर दर्ज नहीं मिलती। तो इन दो महाराजाओं ने, कह सकते हैं, मंच तैयार कर दिया। जी। लेकिन फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और यहां से लगता है कि गुप्त वंश का कद एकदम से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही गुप्त वंश सही मायनों में एक क्षेत्रीय शक्ति से उठकर शाही हैसियत हासिल करता है। शाही हैसियत? हाँ, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी उपाधि महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, राजाओं के महान राजा। बिल्कुल, ये महाराजा से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वाकांक्षी उपाधि थी। ये उनकी बढ़ती शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। और इनके समय की कोई खास घटना? सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इनका वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह। अच्छा, लिच्छवियों से विवाह? जी, और ये महज एक विवाह नहीं था, ये एक बहुत ही दूरदर्शी मतलब रणनीतिक गठबंधन था। रणनीतिक? इसका इतना महत्व क्यों था? क्या सिर्फ इलाका बढ़ा? नहीं, इसका महत्व इलाका बढ़ाने से कहीं ज्यादा था। अब देखिए, लिच्छवी उस समय एक बहुत प्राचीन और प्रतिष्ठित गणराज्य थे। हाँ, वो तो थे। उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाने से गुप्तों को न सिर्फ राजनीतिक संवर्धन मिला, संभवतः सैन्य शक्ति भी मिली, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और वैधता भी बहुत हासिल हुई। अच्छा, यानी इज्जत बढ़ी? हाँ, कह सकते हैं। इससे गुप्तों को मगध क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने में बहुत मदद मिली। और देखिए, इस विवाह की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए खास सिक्के जारी किए गए। सिक्के? कैसे सिक्के? उन पर चंद्रगुप्त और कुमारदेवी दोनों का चित्र बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात थी उस समय। दिलचस्प।
और इसी दौर में लगभग 319-320 ईस्वी के आसपास गुप्त संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। गुप्त संवत, एक नया कैलेंडर। जी, जो एक नए युग के आरंभ का सूचक था। तो संक्षेप में कहें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उस साम्राज्य की नींव डाली जिसे उनके बेटे समुद्रगुप्त ने फिर आसमान तक पहुंचाया। और अब आते हैं समुद्रगुप्त पर, जिन्हें कई इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये उपाधि ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, समुद्रगुप्त यकीनन भारतीय इतिहास के सबसे महान सेनापतियों और विजेताओं में से एक थे। इसमें कोई शक नहीं। इनकी विजयों का क्या रिकॉर्ड है हमारे पास? उनकी विजयों का सबसे प्रामाणिक और एकदम विस्तृत वर्णन हमें मिलता है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे उनके प्रशस्ति लेख से। हाँ, वो प्रयाग प्रशस्ति। जी, प्रयाग प्रशस्ति। इसे उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने संस्कृत में लिखा था। बहुत सुंदर काव्य है वो। उसमें क्या लिखा है? उसमें उत्तर भारत के कई राजाओं को हराने का जिक्र है, दक्षिण के राजाओं को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर करने का जिक्र है, और जो सीमावर्ती राज्य थे या गणराज्य थे उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का भी जिक्र है। बाप रे! इसमें करीब करीब 40 राज्यों और क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। 40? बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा। बहुत विशाल। और अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी। जी, ये एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था जिसे केवल बहुत शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट ही करते थे। ये उनकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। तो साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था अंदाजन? आप अंदाजा लगाइए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में यमुना चंबल तक। वाह! लेकिन क्या वो सिर्फ एक योद्धा ही थे या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ योद्धा नहीं थे। समुद्रगुप्त कला, साहित्य और संगीत के भी बड़े संरक्षक थे। अच्छा। उनके कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए? कमाल है। हाँ, जो उनके संगीत प्रेम का प्रमाण है। वो खुद भी कवि थे और उन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। कविराज भी? जी, उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को तो बढ़ावा दिया, लेकिन वो दूसरे धर्मों जैसे बौद्ध धर्म के प्रति भी काफी सहिष्णु थे। सहिष्णुता भी थी? हाँ, जैसे श्रीलंका के बौद्ध राजा थे मेघवर्मन, उन्हें बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। ये इसका एक उदाहरण है। ये तो अच्छी बात है। और उनकी एक और खास बात थी उनकी नीति। कई राजाओं को हराने के बाद भी उन्होंने उनका राज्य लौटा दिया। क्यों? बस शर्त ये थी कि वो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करें और नियमित रूप से कर यानी टैक्स देते रहें। अच्छा, मतलब सामंत बना लिया। हाँ, एक तरह से। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि एक स्थायी और व्यवस्थित साम्राज्य बनाना चाहते थे। बहुत दूर की सोच थी। तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। उनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय को तो अक्सर गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा क्यों है? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, जो लगभग 375 से 415 ईस्वी तक रहा, वो वास्तव में गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। चरमोत्कर्ष? जी, न सिर्फ राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी। विक्रमादित्य, जिसका मतलब है पराक्रम का सूर्य, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी। विक्रमादित्य उनका? हाँ, उनका तो बहुत जिक्र आता है इतिहास में। जी, तो लगभग 409 ईस्वी के आसपास उन्होंने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया और गुजरात और मालवा के क्षेत्रों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात और मालवा? हाँ। इसका क्या महत्व था इस विजय का? ये विजय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बहुत ज्यादा? कैसे? इससे न केवल गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में समुद्र तट तक हो गया, बल्कि भड़ोच यानी प्राचीन भृगु कच्छ जैसे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, उन पर उनका सीधा नियंत्रण हो गया। ओह, व्यापार के रास्ते खुल गए होंगे फिर तो। बिल्कुल। पश्चिम एशिया और यहां तक कि यूरोप के साथ समुद्री व्यापार के रास्ते खुल गए। इससे साम्राज्य में भारी धन संपदा आई। अच्छा। और इसी समृद्धि ने फिर कला, साहित्य और विज्ञान के विकास को जबरदस्त बढ़ावा दिया। उनकी दूसरी राजधानी बनी उज्जैन, जो ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। उज्जैन? और वो नवरत्न वाली बात, कालिदास वगैरह? हाँ, कहा जाता है कि उनका दरबार 9 रत्नों से सुशोभित था, जिनमें महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराह मिहिर, चिकित्सक धन्वंतरी जैसे बड़े बड़े विद्वान शामिल थे। ये सच है। देखिए, नवरत्न की जो ये अवधारणा है, हो सकता है ये थोड़ी बात की हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका दरबार उस समय के बड़े बड़े विद्वानों का केंद्र जरूर था।
ये उस दौर के बौद्धिक माहौल को दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भी तो इन्हीं के समय भारत आए थे। बिल्कुल। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान वो लगभग 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहे और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य का आंखों देखा हाल लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने यहाँ के सुप्रबंधित प्रशासन की, सड़कों की सुरक्षा की, लोगों के नैतिक आचरण की, आर्थिक समृद्धि की और धार्मिक सहिष्णुता की बहुत प्रशंसा की है। अच्छा। उन्होंने लिखा कि लोग सुखी थे, टैक्स का बोझ ज्यादा नहीं था और सजा देने के तरीके भी उदार थे। ज्यादातर जुर्माने से काम चल जाता था। मतलब एक अच्छा राज था। जी, उनके विवरण से तो यही लगता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी करवाए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। दिनार? हाँ, उन पर अक्सर उन्हें शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, जो विक्रमादित्य की उपाधि के बिल्कुल अनुरूप है। शेर का शिकार? जी, और इन्हीं के शासनकाल से दिल्ली के पास जो प्रसिद्ध लौल स्तंभ है, मेहरौली वाला, उसे भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये पक्का नहीं है, पर संभावना है। हाँ, वो स्तंभ तो आज भी एक अजूबा है। जंग नहीं लगता उस पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर उनका काल स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक था। हाँ, कुछ स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उनके भाई रामगुप्त का भी जिक्र आता है और शक राजा से उनकी हार का, जिसे बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। पर इस पर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। अच्छा, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद इस शिखर को बनाए रखना अब तो यकीनन एक चुनौती रही होगी। उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 415 से 455 ईस्वी तक रहा, उन्होंने अपने पिता के इस विशाल साम्राज्य को करीब 40 साल तक कुशलता से संभाले रखा। 40 साल? लंबा समय है। जी, काफी लंबा। और उनका शासनकाल आमतौर पर शांतिपूर्ण माना जाता है, जो इस बात का सबूत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो व्यवस्था बनाई थी वो काफी मजबूत थी। कुमारगुप्त ने भी महेंद्रादित्य जैसी उपाधियां धारण की और अपने पिता और दादा की तरह अश्वमेध यज्ञ भी किया। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया? जी, जो उनकी संप्रभुता और सैन्य शक्ति को दर्शाता है। उनके समय के बहुत सारे सिक्के और शिलालेख मिलते हैं जो दिखाते हैं कि साम्राज्य में समृद्धि बनी रही और प्रशासन भी ठीक-ठाक चलता रहा। और कुछ खास इनके समय का? एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। नालंदा? हाँ, वो तो विश्व प्रसिद्ध हुआ बाद में। जी बिल्कुल। जो आगे चलकर शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बना। बिल्कुल। हालांकि एक बात और है, उनके शासनकाल के बिल्कुल अंतिम वर्षों में कुछ परेशानियां शुरू होने के संकेत मिलते हैं। परेशानियां? कैसी? पश्चिम से पुष्यमित्र नाम के एक समूह का विद्रोह हुआ और उत्तर पश्चिम से हूणों के आक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा था। ओह, तो हूणों का खतरा कुमारगुप्त के समय शुरू हो गया था? हाँ, आहट मिलने लगी थी। फिर स्कंदगुप्त के दौर में तो ये और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, जिनका समय लगभग 455 से 467 ईस्वी है, उन्हें तो सिंहासन संभालते ही गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे? इनमें सबसे बड़ी चुनौती थी बर्बर हूणों के लगातार होते आक्रमण। ये हेफ्थलाइट्स या श्वेत हूण कहलाते थे। हूण? इनका नाम तो बहुत आता है। जी, स्कंदगुप्त ने लेकिन अद्भुत वीरता और दृढ़ संकल्प दिखाया। बिल्कुल। उन्होंने हूणों को बुरी तरह हराया। हराया? अच्छा हाँ, इस महत्वपूर्ण विजय का उल्लेख उनके भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। उसमें लिखा है कि इस संघर्ष में उन्हें पूरी रात जमीन पर सोकर गुजारनी पड़ी थी। इतनी कठिन लड़ाई थी? जी, इस विजय ने कुछ समय के लिए गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया और स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। उन्होंने पुष्यमित्रों के विद्रोह को भी पूरी तरह दबा दिया। तो स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को बचा लिया एक तरह से। फिर पतन की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, बचाया जरूर, लेकिन आप समझिए, इन लगातार युद्धों ने साम्राज्य के जो संसाधन थे उन पर बहुत भारी दबाव डाला। आर्थिक बोझ पड़ा होगा? बिल्कुल। सोने के सिक्कों में मिलावट होने लगी, उनकी संख्या घटने लगी। ये सब इसी आर्थिक तनाव का संकेत देते हैं। और ऐसा लगता है कि हूणों के साथ संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, सीमा पर तनाव बना रहा। तो स्कंदगुप्त की वीरता के बावजूद उनका शासनकाल ही गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इनके बाद क्या हुआ? इनके बाद योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव रहा, साम्राज्य के भीतर ही लड़ाइयां होने लगीं और हूणों का दबाव फिर से बढ़ने लगा।
इन सब ने मिलकर साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद फिर क्या हुआ? क्या साम्राज्य एकदम से बिखर गया? नहीं, एकदम से तो नहीं बिखरा, लेकिन हाँ, उसका पतन निश्चित रूप से शुरू हो गया था और तेज हो गया था। कौन थे बाद के शासक? स्कंदगुप्त के बाद कई शासक हुए, जैसे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय और अंतिम ज्ञात शासक थे विष्णुगुप्त, जिनका समय लगभग 540-550 ईस्वी का है। काफी नाम है। जी, लेकिन ये सब धीरे धीरे कमजोर होते गए। हुणों के आक्रमण जारी रहे। हालांकि नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हुण शासक मिहिरकुल को हराया भी था एक बार। हराया था? हाँ। भी। हाँ, लेकिन तब तक साम्राज्य की जो केंद्रीय शक्ति थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। जो अलग अलग प्रांतों के राज्यपाल थे, सामंत थे, वो अब स्वतंत्र होने लगे थे। अच्छा, कंट्रोल खत्म हो गया। जी, मालवा में यशोधर्मन जैसे नए शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, जिन्होंने गुप्तों की सत्ता को चुनौती दी। और 6वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते वो जो विशाल गुप्त साम्राज्य था, वो पूरी तरह से छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था। तो मुख्य कारण क्या रहे पतन के? मुख्य कारण यही थे: हूणों के आक्रमण, स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य के भीतर के विद्रोह और झगड़े, और जो सामंत थे उनका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाना। ये तो गुप्त शासकों का एक विस्तृत कालक्रम हो गया। अब परीक्षाओं के नजरिए से क्या हम कुछ मुख्य तथ्यात्मक बिंदुओं को, खासकर उनकी उपाधियों को जल्दी से दोहरा सकते हैं? हाँ, जरूर। ये क्विक रिकैप हो जाएगा, परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। बताइए। तो देखिए, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनकी उपाधि थी महाराजा। ये वंश के संस्थापक और शुरुआती समेकनकर्ता थे, क्षेत्रीय शासक। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी उपाधि महाराजाधिराज। यहीं से शाही स्थिति शुरू होती है। लिच्छवी विवाह बहुत महत्वपूर्ण, और गुप्त संवत 319-320 ईस्वी का आरंभ भी इन्हीं से जुड़ा है। महाराजाधिराज, ठीक। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महान विजेता, जिसका प्रमाण इलाहाबाद प्रशस्ति है। अश्वमेध यज्ञ किया, कला प्रेमी भी थे। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा वादक। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य। इनके समय में सांस्कृतिक शिखर आया। शकों का विनाश किया, गुजरात मालवा को मिलाया। दरबार में 9 रत्न की परंपरा इनसे जुड़ती है। और फाहियान इनके समय में आए। विक्रमादित्य, नवरत्न, फाहियान। गॉट इट। कुमारगुप्त प्रथम, इनकी उपाधि महेंद्रादित्य। इन्होंने साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी, अश्वमेध यज्ञ भी किया। नालंदा महाविहार की स्थापना इनसे जुड़ी है। और हाँ, हूण खतरे की शुरुआत भी इनके अंत समय में हुई। महेंद्रादित्य, नालंदा। स्कंदगुप्त, इनकी भी उपाधि विक्रमादित्य मिलती है। हूणों को सफलतापूर्वक हराया, जिसका जिक्र भित्री स्तंभ लेख में है। लेकिन इनके काल से ही साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। हूण विजेता पर पतन की शुरुआत। जी। और बाद के शासक पुरुगुप्त से विष्णुगुप्त तक, इनके समय में साम्राज्य का लगातार पतन और विघटन होता गया। ये कमजोर शासक थे। ठीक है, ये एक अच्छा सारांश हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये थी गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमारी ये गहन पड़ताल। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये जानकारी यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए वाकई बेहद उपयोगी है। निश्चित रूप से गुप्त काल और खासकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है, वो भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इन सब में जो प्रगति हुई, उसने आने वाली सदियों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। और जो श्रोता भारतीय इतिहास को शुरू से और विस्तार से समझना चाहते हैं, खास तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए, वो हमारी भारतीय इतिहास श्रृंखला की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने विषयों को क्रम से कवर किया है, जो तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। जी, वो काफी उपयोगी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा जरूर करें, जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। इस सत्र को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं। जी, आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जाते जाते आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि गुप्त साम्राज्य, जो अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों, प्रशासनिक कुशलता और सैन्य शक्ति के लिए जाना गया,
आखिर बाहरी आक्रमणों और आंतरिक दबावों के सामने क्यों और कैसे बिखर गया? इसके पतन के पीछे कौन से कारक आपको सबसे ज्यादा निर्णायक लगते हैं? इस पर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में।